हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस साइंस से रिलेटेड यूनिट खत्म किया था और इसके बाद अगर आप शेड्यूल देख रहे होगे तो शेड्यूल में इसके बाद डिफेंस जो है वो शेड्यूल में लिखा हुआ है कि हम डिफेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी थर्ड यूनिट है उसके हिसाब से। एक्चुअल में बात यह है कि स्पेस साइंस में हम ऑलरेडी बहुत सारी स्पेस वाली बात कर चुके थे। अभी यहाँ पर डिफेंस में फिर से वही मिसाइल्स वगैरह पढ़ना होता है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इन दोनों में। साथ ही साथ हमेशा से इतना स्पेस स्पेस पढ़ने में क्या होता है कि बोरियत आ जाती है, तो उसके लिए फॉर ए चेंज मैंने सोचा कि बायोटेक्नोलॉजी एक छोटा सा यूनिट है, 2-3 लेक्चर का ये यूनिट है, इसको एक बार पढ़ के खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हम डिफेंस से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, 2-3 लेक्चर्स का ये पूरा यूनिट होगा। अप्रोच क्या रखना चाहिए और क्या वेटेज है इस चैप्टर का। देखो क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी फिलहाल अभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टॉपिक्स है अपने साइंस के भी फील्ड में और प्लस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो हर साल कहीं ना कहीं न्यूज में रहती ही हैं। उनसे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी हमेशा से फिलहाल अभी के टाइम के लिए एवरग्रीन टॉपिक है, जिससे यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 2019 में भी बायोटेक्नोलॉजी से प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आप देखोगे कि अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक के सिलेबस में मेंशन किया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के जाना है। तो जैसे हम बाकी टॉपिक्स का भी अप्रोच रखते हैं यूपीएससी में, सेम उसी तरीके से हम चलेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे अपने बेसिक्स को। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद जब हमें समझ में आ जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर ही पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी खेलता है। तो जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर जो भी बेसिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उनको हम जरा आज कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बायोटेक्नोलॉजी का वो है एप्लीकेशन पोर्शन, कि हम बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्रॉप्स की वैरायटीज को इंक्रीज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी वाला बीटी कॉटन, या फिर जीन एडिटिंग से रिलेटेड, क्लोनिंग से रिलेटेड, और इन सब टॉपिक्स में क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ एकदम रिवोल्यूशनरी करंट अफेयर्स रहते ही रहते हैं। उन सबके साथ उन एप्लीकेशंस को एक साथ पढ़ते हुए पिछले 3 साल 4 साल में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसे लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था तो उसमें यही था कि हाँ ये वाला टर्म जो है ना वो 3-4 सालों से अपने ट्रेंड में रहा है, बहुत साल न्यूज में रहा है, तो बताओ क्या इनसे कौन से ऑप्शन रिलेटेड है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हमें केवल और केवल 2019-20 वाले करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं करना है, बल्कि 2017 ले लो, चलो 16 हटा दो, 17, 18, 19 और 20, ये 3-4 सालों के टॉपिक्स अगर हम एक बार कवर कर लेंगे तो मोटा मोटा हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ करके हम ऑप्शन एलिमिनेट करके एटलीस्ट आंसर टिक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और साथ ही साथ जब इतने सारे एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी देख चुके होंगे तो मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हम डेवलप करते हैं सबसे पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके बाद हम फिर बिल्ड करेंगे एप्लीकेशन को। आज हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं और जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डिराइव करते हैं, उन इम्प्लीकेशंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर कल से हम एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे आएंगे, 1-2 लेक्चर्स एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे खूब सारे, उसके बाद हमारा बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो बेसिक्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर है, आप इसको देख लो। इस चीज के लिए क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक है, चूंकि बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक, आप देखोगे ना कि हायर एंड का साइंस है, मतलब कि यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी से लोग ग्रेजुएट होते हैं या फिर अपने रिसर्च के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को रखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी यूं तो देखा जाए तो एक तरफ से इजी भी है अगर हम लोग उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाए, और दूसरी तरफ देखा जाए अगर हम इसके डेप्थ में एंटर करते हैं तो अपने आप में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसके ऊपर स्टिल बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसको अभी भी हमें नहीं पता है, मतलब वहां पर क्या होने वाला है फ्यूचर में। बायोटेक्नोलॉजी का जो भी हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है उसका फ्यूचर में आने वाले टाइम पे क्या सीक्वेंस होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस वो देगा हमें, वो हमें पता नहीं है। तो इसके बेसिस पर बहुत सारा यहाँ पर गैप है, वॉइड है, आप कुछ भी बोल लो, जो कि अभी भी फिल होना बाकी है।
उस वे में देखा जाए तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन हो सकता है कि कहीं कहीं आपको आज के लेक्चर में लगे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन यकीन मानना वो उस टॉपिक को अगर आपको देखने में लगे कि कॉम्प्लेक्स है तो आप घबराना नहीं, उसी टॉपिक को वापस से एक बार जरूर और सुन लेना। हो सकता है दोबारा सुनने में डेफिनेटली वो टॉपिक कॉम्प्लेक्स से इजी में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी कोशिश होगी कि चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और सबसे पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी बायोटेक्नोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई भी डाउट इशू आता है तो आप मेरे से जरूर से डिस्कशन पेज पर पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको एड्रेस कर सकूं। बेसिक की बात करते हैं, सबसे बेसिक शुरुआत बात करते हैं सेल की। सेल जो है वो हमारे पूरे बॉडी में आप समझो कि सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है, या फिर हम यूं बोले कि किसी भी लाइफ को लाइफ बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट की जो जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब ये सेल जो है वो ही लाइफ के अलग अलग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल अलग अलग शेप में आता है, अलग अलग साइज में आता है, अलग अलग फंक्शंस रखता है। और अगर सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की हम बात करें तो सेल मोटा मोटा उसी तरीके से काम करता है जैसे हम लोग किसी बड़े फैक्ट्री में डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं ना, कि मान लो अगर एक बड़ी सी कार हमको प्रोड्यूस करनी है तो उस कार के लिए कोई एक बंदा होगा जो कि इसका दरवाजा बना रहा होगा, कोई एक बंदा होगा जो कि इसका इंजन बना रहा होगा, कोई एक बंदा होगा जो कि व्हील्स बना रहा होगा, कोई एक होगा जो कि इसके ऊपर का एल्यूमिनियम बॉडी या फिर मेटल बॉडी बना रहा होगा। इस तरीके से क्या है कि सब एक पर्टिकुलर इंसान का डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से अलग अलग फंक्शन है। अब उस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक भी तो अलग होगा ना। समझ लो एक सेल एक फैक्ट्री के बराबर है। उन सभी फैक्ट्रीज में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जैसे यहाँ पर काम करते थे फैक्ट्री में, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जैसे कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। फिलहाल हम सेल और उनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कुछ चीजें क्या होती हैं। जैसे कि सेल है, सेल अपने आप में एक कवरेज जो कि उस सेल को प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सेल को प्रोटेक्ट करना। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ये आप देख रहे हो एक सबवे वाले बर्गर जैसा है ये, और इसके अंदर सॉसेज का कुछ इस तरीके से आड़ा तिरछा करके उन्होंने सजा दिया, तो ऐसा देखने में लगता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पावर हाउस की तरीके से आता है, मतलब कि पूरे सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। इसी तरीके से इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे कि अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो उन सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर इस पूरे सेल को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रोकैरियोट्स, एक है यूकैरियोट्स। उनके बेसिस पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर किसी में न्यूक्लियस होते हैं, किसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इस बेसिस पर है। और इन्हीं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लो कि कुछ आप प्रोकैरियोट्स या फिर आप यूकैरियोट की बात कर लो, तो यूकैरियोट्स में ही न्यूक्लियस होते हैं। उन न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ आड़े तिरछे ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स में कुछ मटेरियल मिलेगा जिनको हम लोग नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही आपको मिलेगा डीएनए। ठीक, तो डीएनए एक तरीके से देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि रैंडमली ऐसे ही कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पर जो खाली स्पेस बच रहा है ना इन बॉडीज के अलावा, उसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म में वो कहीं पर भी भटकता हुआ ऐसा क्रोमोसोम पाया जा सकता है। यहाँ पर जो भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो, ये सारे ऐसे सेल हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। अब डीएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल इन दो सेल्स का जो हम नाम ले रहे हैं बार बार, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मोर और लेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप का होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि आर्किया। तो बैक्टीरिया वगैरह जैसा ऐसा जो भी आप समझो
ऐसे बॉडीज होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आड़े तिरछे जो हैं ये न्यूक्लियोइड होते हैं और इन्हीं न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए मिलते हैं। तो डीएनए कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर इस तरीके से मिल रहे हैं। जो ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का देखो बेसिक काम ये होता है कि ये कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अभी इसका भी फंक्शन देखेंगे, वीडियोस और एनिमेशंस भी देखेंगे जिसके बेसिस पर चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? इनमें क्या होता है ना कि डिवीजन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बाइनरी फिजन। और यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी सेक्सुअल मोड नहीं होता है, सिंपली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि यहां पर बीच से डिवीजन होगा और आधा मटेरियल इधर आधा मटेरियल उधर, वापस से ये दो ऐसे ऐसे मटेरियल में डेवलप हो जाएंगे कुछ दिन में, फिर इसका डिवीजन होगा, ये फिर से दो में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये डिवाइड हो के रिप्रोड्यूस होता है, मतलब कि अपने आप का रेप्लिकेशन देता है। ठीक है। और जो भी इसका जाइगोट होता है, मतलब जो भी इसका फ्यूचर ये बनेगा, नया सेल बनेगा, वो इसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है क्योंकि इसी के आधे हिस्से से बन के आता है। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा कि डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोइड में कहीं पर भी ऐसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं यहाँ के जेनेटिक मटेरियल। और ये मोर और लेस आप प्रोकैरियोट्स को हमेशा बैक्टीरिया से रिलेट करके देखना। दूसरे नंबर पर आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सच्चा न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियर के अंदर होते हैं कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स की पेयर। हमारा मेन मुद्दा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्हीं क्रोमोसोम्स को ही पढ़ने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोम के अंदर मिलता है डीएनए और इसी डीएनए को हम लोग कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके, इसको कट पेस्ट करके कुछ ना कुछ हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। मतलब सारा खेल जो है इसी डीएनए का है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए इसी न्यूक्लियस में इनक्लोज्ड होता है। यहां पर आपको जो रिप्रोडक्शन का मीन्स है, जैसे कि डिवीजन करके होना था, तो वैसा एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन साथ साथ जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब अगर आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स के ही होते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं और हमारे अंदर में हर एक सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। मतलब कि मोर और लेस देखा जाए तो प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अलावा फंजाई और प्रोटोजोआ, ठीक, इन दोनों के पास भी यूकैरियोटिक सेल ही होता है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बैक्टीरिया से जीन्स निकाल सकते हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, मतलब यहां से आप फंजाई देख लो, इवन बैक्टीरिया भी आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया से भी जीन्स निकाल के हम लोग उसको यूज लेते हैं। तो बहुत सारी चीजों का, लेकिन काम हमें किसका होगा? हमेशा जीन्स का होगा। मतलब जीन्स क्यों बोल रहे हैं हम? इसी ये जो डीएनए हम बोल रहे हैं ना, इसी डीएनए के अंदर छिपी होती है हमारी जीन्स। जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, ये जीन्स ऐसी जीन्स होती है जो कि हमारे ट्रेड्स को बताती है। अब हमारे ट्रेड्स क्या है कि जैसे आप में से किसी का बाल ब्राउन कलर का होता है, किसी का बाल ब्लैक कलर का होता है, और इवन फॉरेन्स में हम जाते हैं तो वहां पर हम लोग को किसी का बाल व्हाइट कलर का दिखता है, सिल्वर कलर का दिखता है ना ऐसा। तो वो उनका नेचुरल कलर है। क्या होता है कि वो हमारे ट्रेड्स दिखाता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो ईयर है वो लोब्ड होता है, लेकिन बहुत लोग के ईयर्स जो होते हैं वो लोब्ड नहीं होते, ऐसे होते हैं। आप देखना, बहुत लोग के ईयर्स ऐसे होंगे, बहुत लोग के ईयर्स इस तरीके से लोब होगा यहां पर। तो ये भी एक तरीके का जेनेटिक मॉड्यूलेशन है। ये जीन्स ही डिसाइड करता है, और ये जीन्स आता कहां से है? ये आता है आपके पेरेंट्स से, जिससे आप पैदा हुए हो। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जीन्स के ऊपर बेस्ड, जैसे कि टंग ट्विस्ट करने की बात। तो अगर आप अपने जीभ को बाहर निकालो और उसको रोल करो बिल्कुल ऐसे, अगर ऐसा कर लेते हो आप, तो आप टंग ट्विस्ट कर सकते हो। लेकिन हर कोई इंसान टंग ट्विस्ट नहीं कर सकता है। आप में से ही बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पा रहे होंगे। तो बाद में, बहुत बाद में ये सब बातें पता चली कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जेनेटिक हैं अपने आप में। जेनेटिक का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में छपी हुई है। डीएनए बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को एक साथ लेके आता है। उन इंफॉर्मेशंस को हम डिराइव करते हैं, और अब तो हमने इनकी सीक्वेंसिंग भी कर दी है। मतलब सीक्वेंसिंग का क्या मतलब होता है कि हमने बहुत सारा, समझ लो 12-13 साल की मेहनत लगाई है,
और लगभग 20-21 हजार ऐसे हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग है। जीनोम क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन सबको कलेक्टेड फॉर्म में हम जीनोम बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको मैं बता रहा हूं, इनको आप ध्यान से सुनना और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, इतनी बातें हो गई। सेल्स को हमने पढ़ लिया। सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमेशा याद रखना कि प्लांट्स और एनिमल्स या फिर कोई भी मल्टी सेल्यूलर जो भी होगा उसके पास यूकैरियोटिक सेल होगा। एमीबा जैसा सिंगल सेल्ड कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर यूकैरियोटिक सेल, एमीबा जैसे यूकैरियोटिक सेल है। ये सारी बातें हो गई। ओके, डीएनए की अच्छा जो मैं बात कर रहा था ना, वो लास्ट फोटो में जो अभी हम देख रहे थे, बहुत बार तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, लेकिन कुछ डीएनए जो होते हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो डीएनए तो दो टाइप्स के हो गए, एक तो न्यूक्लियस वाले डीएनए हो गए और एक माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए हो गए। ठीक है, तो उन सबको मिला के सब सीक्वेंसिंग की गई है। इसके बाद अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम क्या है? जैसे कि हम यहां पर देख रहे थे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर है ना। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड क्या है? क्या बोला मैंने? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, डीएनए में जो एन और ए है वो न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए, आरएनए, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और प्रोटीन्स के नाम पे यहां पर देखो, जैसे ये जो ब्लू कलर के हिस्टोन्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे गोले गोले, ये प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स और ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रैंड्स को मिला के बनता है हमारा क्रोमोसोम। ये पाया जाता है नॉर्मली सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, और ये रैप्ड होता है इस तरीके से, है ना। ये हमारे जीन्स को डिफाइन करता है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे इन क्रोमोसोम्स के, जो कि हमारे ट्रेट्स को डिफाइन करेगा। मतलब कि अगर हमने एक पूरा क्या कहते हैं डिफरेंट मतलब कि अगर हमने अपनी पूरी जेनेटिक कोडिंग कर ली है, तो उस जेनेटिक कोडिंग में हमको अलग अलग क्रोमोसोम्स का अलग अलग वेराइटी देखने को मिलेगा, अलग अलग वेरिएशंस के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि कौन सा ट्रेट हमारे अंदर आया है वो सब किससे पता चलेगा? इन्हीं क्रोमोसोम्स के बेसिस पर पता चलेगा। और जब मैं ट्रेट की बात कर रहा हूं तो यहां पर सेक्स जो है वो भी हमारा एक ट्रेट है, कि हम बॉय हैं, मतलब कि हम एक विमेन है या फिर हम एक मेन है, ये डिसाइड करने के लिए यही क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि क्रोमोसोम की हम और भी थोड़ी बहुत बातें करें, तो क्रोमोसोम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है और यही ट्रेट्स डिफाइन करता है। जैसे कि अभी मैं और भी एग्जांपल्स आपको दे रहा था, टंग ट्विस्टिंग का, ईयर लोब का, आपके हेयर कलर का, आपके आईज का कलर जो होता है उसके लिए, आपकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप लंबे हाइट के हो या फिर छोटे हाइट के हो, ये सब आपके ट्रेट्स हैं। आपके स्किन का कलर क्या है, ये सब क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। ठीक है, और जिस हिसाब से इन्वायरमेंट हमारे आसपास के चेंज होते जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स भी अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारे बॉडीज के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि इन टर्न इन क्रोमोसोम्स के चेंज होने से आते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है? हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर का जेनेटिक कोड है, उस जेनेटिक कोड को कौन लेके आ रहा है? यही क्रोमोसोम लेके आ रहा है। हम पाते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास 22+1 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, ये जो अलग से 1 क्रोमोसोम का पेयर है, ये हमारा सेक्स डिसाइड करता है। क्या होता है कि दो, एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों के अंदर जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, मेल के अंदर इस आखिरी पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जबकि फीमेल की बात करें तो इसके पास दोनों एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो जब भी फ्यूजन होगा या फिर जब भी इन लोग के बीच में कॉपुलेशन होता है, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो लड़का होगा या लड़की, कौन डिसाइड करेगा? मेल डिसाइड करेगा। और इसके हाथ में कुछ नहीं है कि मेल पैदा हो कि फीमेल पैदा हो। ये तो उस टाइम पीरियड पर है कि जब ये लोग कॉपुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम कौन सा स्पर्म, जो स्पर्म होता है ना, वो 22+1 के आधे आधे हिस्से को लेके जाता है। तो 23 क्रोमोसोम वो मेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं।
ये दोनों क्लब करते हैं आपस में और फिर एक नया सेल डेवलप होता है जिसमें वापस से 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर मान लो कि मेल के साइड से जो एक अलग से क्रोमोसोम आने वाला था वो ये एक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल से तो चाहे जो भी आए वो एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। तो एक्स एक्स मिल क्या बनेगा, जो भी फीमेल मतलब जो भी यहाँ पर बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगी। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आ गया और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ गया तो फाइनली एक्स वाई क्रोमोसोम रहेगा 23rd पेयर इस नए बच्चे का, तो ये उस हिसाब से मेल पैदा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन डिसाइड कर रहा है, फादर डिसाइड कर रहा है, और ये सब किसके बेसिस पर हो रहा है, क्रोमोसोम के बेसिस पर हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। क्रोमोसोम देखो क्या होता है कि जेनेटिक कोड तो अपने आपस में रखता ही है, ये जो प्रोटीन्स को बांध के रखता है ना, इन प्रोटीन्स का भी अलग अलग फंक्शन होता है। तो उसके हिसाब से प्रोटीन्स भी अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग चीज फंक्शन करने के लिए बात करता है। जैसे कि थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या काम करता है, जब भी हमें चोट वगैरह लगती है तो ये प्रोटीन फटाफट से प्रोड्यूस होता है और इसके बेसिस पर वो चोट को ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। मतलब कि चोट में अगर खून बहने लगता है हमें तो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तुरंत खून जमने लगता है, उसके लिए थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल है कि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि फटाफट से प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये सब का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, समझो कि इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर वाले डीएनए से कुछ न कुछ और इन क्रोमोसोम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर स्टार्ट होता है। ये बात समझ में आ गई। अब स्पेसिफिकली हम डीएनए पर बात करते हैं। हम धीरे धीरे देखो कूद रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले हमने सेल पढ़ा, सेल के बाद हमने न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम को पढ़े, और उस क्रोमोसोम के अंदर भी जो फाइनल स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये वन ऑफ द बेसिक न्यूक्लिक एसिड जैसा है। और मेजर न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्रोमोसोम का एक मेन कंपोनेंट है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, कुछ बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो बेसिक या फिर मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनमें से एक तो डीएनए होता है। ऐसे 3 होते हैं हमारे पास, एक डीएनए, एक आरएनए और तीसरा होता है प्रोटीन। तो ये कुछ मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो डीएनए अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है तो आप बताओगे कि वो एक बहुत ही लंबा मैक्रोमोलिक्यूल है, मेजर मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कि क्रोमोसोम का एक मेजर कंपोनेंट बनाता है। ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। अब ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड किस बेसिस पर होते हैं, यहां पर क्या होता है ना कि कुछ केमिकल बेसिस होते हैं। केमिकल बेसिस मतलब कि यहां पर क्या है कि ये स्ट्रैंड दिख रहा है, आधा पीला है आधा हरा है, आधा लाल है और ये आधा थोड़ा डार्क पीला है। मतलब कलर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कलर तो रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया गया है। लेकिन यहां पर बेसिकली ये सब ना कुछ बेस पेयर्स होते हैं, ये कुछ बेसिस हैं, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुएनिन और साइटोसाइन। तो ये 4 चीजें हैं, इनको सुगर और फॉस्फेट कि ये जो 2 अलग से स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन के तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अब इनकी ना एक सीक्वेंस होती है कि मान लो कि ये ए है, ये हमारा सी है, ये ग्रीन वाला टी है और ये रेड वाला जी है। तो ए टी के साथ जुड़ता है, फिर जी सी के साथ जुड़ता है, इसके नीचे क्या है, टी ए के साथ जुड़ रहा है। तो ये जो सीक्वेंसिंग मिल रही है ना कि टी सी ए जी और यहां पर ए जी टी सी, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, ए जी टी सी। अगर आप कोशिश करोगे तो सेम सीक्वेंस ही फॉलो होगा, लेकिन फिर भी ये जो ए जी सी टी या फिर ए जी टी सी जो भी हमें समझ में आ रहा है उसके बेसिस पर एक सीक्वेंस बन रहा है ना। समझो कि ये सीक्वेंस ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। यही सीक्वेंस हमें डिसाइड करने में काम आएंगे कि आखिरकार बालों का रंग क्या होने वाला है। मतलब कि ये जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो ट्रेट्स ऐसे समझो कि बहुत सारे ट्रेट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जीन्स जो भी होंगे ना, उसमें से काले बाल के भी जीन्स भी होंगे, और हमारे पास ब्राउन हेयर के भी जीन्स होंगे, हमारे पास व्हाइट हेयर के भी जीन्स होंगे। ये सब जीन्स हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन हमारे बाल कौन से कलर के होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो भी क्रोमोसोमल पेयर्स है ना, उन क्रोमोसोम्स में कौन डोमिनेंट है।
देखो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एलील्स होते हैं। एलील्स क्या होते हैं, आप समझो कि कुछ ऐसे बेस पेयर्स हैं, ऐसे कुछ ट्रेट्स के पेयर्स हैं जिसको कि हम एलील्स का नाम दे रहे हैं। जैसे कि ब्लैक हेयर वाला हमारा डीएनए सीक्वेंस, या फिर ब्राउन हेयर का डीएनए सीक्वेंस, व्हाइट हेयर का डीएनए सीक्वेंस, ऐसे बहुत सारे एलील्स होते हैं। इनमें से हमारे पेरेंट के अंदर में जो भी चीजें डोमिनेटिंग होंगी, जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स का जो बाल है वो काला है, तो जब हमारे पास हमारे जो सीक्वेंस में बॉडी में जब हम पैदा हुए होंगे, या फिर हम जब सिंगल सेल थे, एक सेल थे, और उसी एक सेल से हम अपनी पूरी बॉडी आज देख रहे हैं बनी हुई है, तो उस एक सेल में इस इंफॉर्मेशन को डाल दिया गया होगा कि देखो वहां पर जो भी हेयर वाले जीन की सीक्वेंसिंग होगी, उस सीक्वेंसिंग में ब्लैक हेयर का जो सीक्वेंस होगा वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, और इसीलिए हमारे बाल भी काले होंगे जब हम बड़े होंगे। तो समझ में आई ये बात। तो डीएनए को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। डीएनए में जैसा कि मैंने बताया कि बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन्हीं के अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। डीएनए जो होते हैं ना, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल होते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स का ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे ट्रेट्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेट्स क्या है वो हमने आपको समझा दिया। तो ये समझ में आ गया डीएनए क्या काम करता है। अभी एक और भी वीडियोस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। और डीएनए का कैसा है, डीएनए जैसा कि मैंने बताया कि 46 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं हर सेल के अंदर। सोचो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और वो कुछ इस तरीके से जूम आउट होते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे आप देखोगे कि अलग अलग प्रोटीन्स के यहाँ पर अलग अलग हिस्टोन्स मिलते हैं। उनको भी आप देखोगे कि उसके अंदर भी ये जो एक गोला होगा उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स के पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि डीएनए जैसे स्ट्रैंड से बंधे हुए होंगे। और ये डीएनए जैसे स्ट्रैंड को भी अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डबल हेलिकल शेप में या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अगर इस एक क्रोमोसोम के डीएनए को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये लगभग लगभग 6 फीट लंबा, या फिर जितने लंबे हम यूजुअल होते हैं 1.8 मीटर्स लंबा ये जीन निकलेगा। और सोचो कि ये है कहाँ पर, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस। सेल तो वैसे ही इतना छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक क्रोमोसोम पकड़ने की बात हो रही है। इस क्रोमोसोम को अगर हम सारे इस डीएनए को एक्सटेंड कर दें तो सोचो ये इतना लंबा बनेगा, है ना। तो काफी लेंथ होता है यहाँ पर डीएनए का, इसीलिए इसकी सीक्वेंसिंग करना कितना मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी हो चुका है। 2006 में एक क्वेश्चन आया था। और अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो डीएनए है, डीएनए के सीक्वेंस में सभी के पास ना बिल्कुल यूनिक सीक्वेंस होगा। मतलब हर इंसान अपने आप के डीएनए को फ्रेम करता है, तभी हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट देखने में, बातचीत करने में, सोचने के नजरिए में, ये सब जो भी चीजें हैं, उसका दिमाग कितने स्पीड से चलता है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, ये सब देखोगे तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको हर इंसान में दिखेगा। इसीलिए हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में जो डाइवर्सिटी दिखती है, प्लांट की स्पीशीज में, एनिमल स्पीशीज में, ह्यूमन स्पीशीज में, वो इस डीएनए के अलग अलग सीक्वेंसेस के कारण होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी इंसान का पता करना हो कि ये इंसान कौन है, जैसे कि अभी आप लोग आधार वगैरह दे रहे हो, तो आधार में डीएनए तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें ले रहे हैं जो कि यूनिक है बिल्कुल, जो आपके अंदर ही मिलेगी और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें भी फिलहाल, अरे सॉरी, डीएनए तो उसमें भी लेते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, है ना। तो फिंगरप्रिंट के अंदर भी डीएनए का एक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। वो फिंगरप्रिंट हर इंसान में अलग अलग होता है। तो जैसे आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, समझ लो वो फिंगरप्रिंट्स भी बिल्कुल यूनिक आइडेंटिटी जनरेट करते हैं आपका, UIDAI इसीलिए उसका नाम भी है। तो यूनिक आइडेंटिटी जो है वो आपके इन्हीं डीएनए के थ्रू मिलते हैं। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। मतलब कि पिता कौन है, इसके बारे में पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बिल्कुल सही चीज है। इसमें क्या होगा
कि हम पेरेंट्स का और बच्चों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेंगे और उसके बेसिस पर डीएनए की सीक्वेंसिंग को मैच कराएंगे। वहां पर अगर ये चीजें मैच हो जाती हैं तो डेफिनेटली पैटर्निटी का पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि फादर मदर ये सब कौन है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप एक चाइल्ड के डीएनए को पकड़ के चलोगे तो यहाँ पर जो भी सीक्वेंसिंग हुई होगी, यहाँ पर बिल्कुल आप सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। यहाँ पर एक सीक्वेंसिंग चल रही होगी मदर की, एक सीक्वेंसिंग चल रही होगी फादर की। ठीक, तो यहाँ पर कुछ पोर्शंस ऐसे दिखेंगे जो कि फादर के साइड से मिल रहे होंगे, कुछ सीक्वेंस ऐसे दिखेंगे जो कि मदर के साइड से मिल रहे होंगे, और ये कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसीलिए पैटर्निटी का अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम इन जेनेटिक या फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग से कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ दोस चीजें। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। फिर एक 2001 का क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए ऑफस्प्रिंग। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था 2001, उस टाइम पर, आज से समझो 20 साल पहले का ये क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे हो सकता है बड़ा कुछ क्वेश्चन हो, आज तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जिसमें सबको ये बात पता होती है कि सेक्स सिलेक्शन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है जैसे ही गलत है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, हमारे पास ऑप्शन आ गया। लेकिन विमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, तो ये डेफिनेटली ये सही है। और मेल के पास क्या होते हैं, या फिर जो मेन है उनके पास क्या होंगे, ऐसे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने देखा। तो बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, हालांकि देख ली। फिर देखो डीएनए का ना एक बहुत ही एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ लो आर्टिफिशियल मेड डीएनए। हम लोग आर्टिफिशियली डीएनए बना सकते हैं। कैसे? 2 या 2 से ज्यादा जीन के सीक्वेंसेस को मिला दें तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। जैसे कि मान लो ये है हमारे पास वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब कि एक ऐसे डीएनए का सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें चेंजेस लाने हैं। हमारे पास हमारे पसंदीदा इंटरेस्ट का कुछ जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, कुछ जीन का एक सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस को हमें यहां पर उस वेक्टर जीन में इंसर्ट करना होगा। तो उस वेक्टर जीन्स को पहले हम कट करेंगे और यहां पर इंसर्ट कर देंगे, फिर एक नया आरडीएनए बनेगा। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें वो डिजायर्ड ट्रेट होगा। मान लो कि हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इस पर्पस से सेट किया, ये जो सीक्वेंसिंग थी, क्योंकि अब हालांकि पूरे ह्यूमन की ना अब जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है कि अगर ये वाले जीन को अगर हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे तो जो भी बेबी पैदा होगा या फिर जो भी बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, उसकी नीली आइज होंगी और ब्लू आइज हिप्नोटाइज, उस तरीके से मान लो कुछ भी होगा। तो यहां पर जो ये जीन है ये यहां पर आ जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो भी बनेगा वो एग्जैक्टली वो ही चीज डेवलप करेगा जो इंफॉर्मेशन या फिर जो इंटरेस्ट हमारा रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आर्टिफिशियल डीएनए है जो कि हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। इसमें एक और चीज है, देखो डीएनए तो हमने समझ लिया कि डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। एक आरएनए होता है। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड समझ लो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए क्या करता है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस का बंडल है इसके पास। हमारे बॉडी के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, उन सभी इंफॉर्मेशन को कौन रखता है? डीएनए रखता है। तो डीएनए समझ लो एक तरीके से हमारे अंदर में जितने भी फंक्शंस चलते हैं उन सबका बही खाता जो है वो डीएनए के पास में है। क्या होता है कि आरएनए क्या काम करता है? आरएनए समझ लो एक तरीके का मैसेंजर है जो कि इन इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके कहीं ले जाता है और इसके चलते जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो वहां पर डिजायर्ड प्लेस पर पहुंचा देता है। मतलब समझ लो कि एक जो मेहनत करने वाला मजदूर होता है अपने सेल वाले फैक्ट्री के अंदर में, वो आरएनए है। आरएनए की मजदूरी ये है कि वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और जहां पर भी पहुंचाने का काम करना होगा वो पहुंचा देगा। तो प्रोटीन की सिंथेसिस की बात कर लो या फिर किसी भी चीज की बात कर लो, वहां पर आरएनए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि कौन सा प्रोटीन, मान लो हमारे बॉडी में 20 से भी ज्यादा तरीके के प्रोटीन होते हैं, तो कौन सा वाला प्रोटीन हमें प्रोड्यूस करना है, इसके लिए इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास है, लेकिन पहुंचाएगा कौन इसको? ये प्रोटीन मान लो कहीं पर भी बनता होगा, मान लो राइबोसोम्स में ये प्रोटीन बन रहे हैं, तो राइबोसोम्स तक आखिरकार ये
इंफॉर्मेशन लेके कौन जाएगा, ये मैसेंजर आरएनए लेके जाएगा। तो एक तरीके का ये आरएनए मैसेंजर आरएनए हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की बातें समझ में आ गई। बहुत सारे ऐसे जगह भी होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसी तरीके से बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ कुछ वायरस होते हैं जिनके आरएनए में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आप याद रखना उस तरीके से। डीएनए ऐसे जैसे डबल हेलिक्स या फिर डबल स्ट्रैंडेड शेप के होते हैं, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और यही एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यहां पर जो टी है, टी को हटा के यहां पर यूरेसिल कर दिया गया। तो इस तरीके कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन यहां पर होती होंगी जिसको रेप्लिकेट करके ये लोग ले जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बना दो इसका तो ये आरएनए हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम एक वीडियो देखते हैं, जितनी भी चीजें हमने अभी तक समझी हैं उनको फटाफट से 4-5 मिनट में समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो पर ध्यान दो जरा आप। ये वीडियो बेसिकली सेल का एक फोटो दिख रहा है आपको, और इसी सेल में हम बात करेंगे। देखो सेल को जरा हम जूम इन करते हैं और यहां पर डीएनए से प्रोटीन तक हम कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। इसको थोड़ा सा हम काट के अंदर पहुंचते हैं। सेल के अंदर हमने जैसे कि पढ़ा बहुत सारे अलग अलग बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर चला गया और अलग अलग ये गोल्गी बॉडीज, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। इसके अंदर जीनोम्स है हमारे। जीनोम्स के उस एक पर्टिकुलर पोर्शन पर हमें मिलता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स अभी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और इसके फाइनल पोजीशंस पर हमको मिलते हैं ये डीएनए, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, और कुछ प्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन। इनके बाद ये फाइनली जीन डिसाइड करते हैं, मतलब कि जो हमारा डीएनए है वो जीन्स बताता है। इस जीन की कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होंगे जो कि इंफॉर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ आरएनए पॉलीमरेज जैसे हैं, वो क्या करते हैं, इन जीन से चीजों को जब भी जरूरत पड़ती है उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि जो भी पोर्शंस चाहिए होगा इन बेसिस का वो लगता जाएगा। बिल्कुल देखो, एक मिनट में आपको पॉज करके दिखाना चाहूंगा। चीजें देखो कितनी थोड़ी सी मैं इसको बैकग्राउंड में लेके आऊं और फिर से आप इसको देखो जरा। देखो जहां पर जिसकी जरूरत थी पर्टिकुलरली वही लग रहा है। जैसे कि यहां पर मैच करना, ग्रीन के नीचे ग्रीन, ब्लू के नीचे ब्लू, ग्रीन के नीचे ग्रीन, येलो के बाद येलो, रेड के बाद येलो, ये उसके बाद देखो ब्लू आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है पता है आपको, ये जीनोम का क्या हो रहा है कि एक पोर्शन आरएनए के बेसिस पर इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। क्या होगा कि हमें मान लो कोई प्रोटीन बनानी थी, उसका इंफॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक में था। तो ये जो अभी हमने देखा ना, ये बॉडी आएगा और इस तरीके से नई चीजों को इनपुट करेगा, और जो दूसरा आरएनए है ये आरएनए प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला पोर्शन जो है हमारे यहाँ का फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे डीएनए से हमारे आरएनए मिल रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे बने हैं वो अभी हमने देखा, और हमने देखा था ना कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो बाद में होगा यही कि यहां से एक आरएनए निकल कर आएगा। ये है हमारा मैसेंजर आरएनए, जो कि इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा कहीं बाहर कि हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है। और ये इंफॉर्मेशन किसने दिया है इसको, ये दिया है डीएनए ने, क्योंकि डीएनए के पास ही सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहता है। अब क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये कुछ कट पेस्ट भी अपने आप में कर सकता है, मतलब अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकता है जैसे जिसकी जो भी जरूरत होगी। ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म मतलब जो खाली जगह है, वहां पर ये तलाश करेगा कुछ राइबोसोम की। ये राइबोसोम जो होते हैं ऐसे कुछ होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को। मैसेंजर आरएनए एक तरीके का, इसके पास कुछ और भी हमारे बॉडीज में और ऊपर में ना कुछ इस तरीके से एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ये है एमिनो एसिड, और उसके साथ में नीचे के कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ये समझ लो उस तरीके से ऐसे एमिनो एसिड्स का ये पूरा एसिड का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे समझ लो 20 से ज्यादा एमिनो एसिड हमारे बॉडी में होते हैं। तो हमें कौन कौन से एमिनो एसिड क्या होते हैं ना, प्रोटीन्स का बेसिक मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैसेंजर आरएनए एक सीक्वेंस लेके आया है, इंफॉर्मेशन लेके आया है डीएनए के पास से, वो ऊपर राइबोसोम के पास गया है, और राइबोसोम से बोल रहा है कि तुम अब एमिनो एसिड्स को अपने आप लेके आओ।
यहाँ पर ट्रांसफर आरएनएस जो होते हैं वो यूजीए कौन सा किसके पास अटैच करना है वो इंफॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसका एमिनो एसिड का ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर ऊपर कंट्रीब्यूट करता जाएगा। देखो कैसे, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर ऊपर ये जो एमिनो एसिड कलेक्ट हो रहा है ना, यही बाद में प्रोटीन बनाता है। तो बात समझ में आई क्या कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब यही बाद में जब सबसे फाइनल पीस प्रोटीन का अटैच होगा तो राइबोसोम्स को एक सिंबल मिलता है कि भैया हो गया काम हमारा खत्म। अब इस चीज को जो तुमने प्रोड्यूस किया है इसको एक अलग से 3D मॉडल में कंप्रेस कर दो। तो इस तरीके से कुछ ये 3D मॉडल में कंप्रेस होके बन जाता है हमारा प्रोटीन। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारे यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मतलब दो चीजें हमारे सेल के अंदर में बनते हैं। एक तो है हमारे पास डीएनए से बनता है आरएनए, और वो आरएनए मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में बाहर जाता है और वो बनाता है प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्यों बता रहा हूँ, ये आगे भी काम आने वाला है, चीजों को समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हो गई बेसिक्स की, ठीक है। तो ये बेसिक्स के पोर्शन को मैं यहीं पर ब्रेक कर रहा हूं अभी। फिर से एक छोटा सा और वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं किया इसीलिए कि चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जो भी अभी तक हमने समझने की कोशिश की उतनी बात समझ में आ गई। इसको एक बार फटाफट से आप रिवाइज कर लो। हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यहीं से फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करता हूँ। जो भी डाउट्स बनते हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में डिस्कशन पेज पर मुझसे पूछ लो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।